हेलो दोस्तों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है जॉन मिल्टन की बायोग्राफी और कुछ इंपॉर्टेंट की फैक्ट्स भी हैं जिन्हें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आएगी। सबसे पहले जो भी चैनल में नए हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर हम जॉन मिल्टन की बात करें तो जॉन मिल्टन बिलोंग करते थे 17th सेंचुरी से। ये बहुत ही ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं एग्जाम में, इसलिए हर एक पॉइंट को ध्यान से सुनिएगा। ये किससे बिलोंग करते थे? 17th सेंचुरी से बिलोंग करते थे और इनकी एज को कहा जाता था प्यूरिटन एज। क्या कहा जाता है? प्यूरिटन एज। अब इसके बाद बात करूं तो ये कहे जाते हैं लास्ट रेनेसा पोएट। क्या कहे जाते हैं? लास्ट रेनेसा पोएट और लेट एलिजाबेथन पोएट के नाम से भी जाने जाते हैं। तो इतनी बात तो आपको क्लियर हो गई होगी। अब बढ़ते हैं आगे इंपॉर्टेंट की फैक्ट्स को। ये कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं लेकिन एग्जाम में कहीं ना कहीं देखने को मिलते हैं, इसलिए हम हर पॉइंट को अच्छे से डिस्कस करते हुए चलेंगे। ओके, तो देखिए दोस्तों, जो जन्म हुआ था जॉन मिल्टन का वो 9 दिसंबर 1608 को हुआ था और इनका जो जन्म हुआ था वो इंग्लैंड लंदन की एक जगह है जिसका नाम था ब्रेड स्ट्रीट चीपसाइड, लंदन इंग्लैंड यूके में हुआ था। अब इनके पेरेंट्स की बात करूं तो इनके फादर का नाम था जॉन मिल्टन सीनियर। तो अब दोस्तों यहाँ पर एक पॉइंट और भी ध्यान रखिएगा कि जो यूपीटीजीटी की जब बात करते हैं तो वहां पर 4 राइटर हैं और उन चारों राइटर्स के जो फादर के नाम है वो जॉन से शुरू होते हैं। किससे शुरू होते हैं? जॉन। जैसे विलियम शेक्सपियर को देखिए तो उनके फादर के नाम के आगे यदि हम जॉन लगा देते हैं, मेरे कहने का ये है कि विलियम शेक्सपियर के नेम के आगे जब हम जॉन लगा देते हैं, जॉन शेक्सपियर, तो वो उनके फादर का नाम हो जाता है। इसी तरह से जॉन मिल्टन की बात करें तो इनके फादर के नाम के आगे देखिए ये जॉन लिखा है, मिल्टन और सीनियर। अब इसी तरह जब वर्ड्सवर्थ के बारे में बात करेंगे तो विलियम वर्ड्सवर्थ का नाम है। अब उनके फादर के आगे जो नाम है उसके आगे जब हम जॉन लगा देंगे तो उनके फादर का नाम हो जाएगा, जॉन वर्ड्सवर्थ उनके फादर का नाम हुआ। इसी तरह से जॉन गोल्सवर्दी, उनके पेरेंट्स जो उनके फादर हैं उनके नाम के आगे भी जॉन ही लिखा होता है। तो आई होप ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। तो फादर की बात करें तो इनका नाम था जॉन मिल्टन सीनियर जो कि एक स्क्रिवेनर थे। इसका क्या मतलब होता है? तो जो विल बनाते हैं, वसीयत बनाते हैं और उसी तरह से जो काम करते हैं, कि वसीयत बनाना या फिर ऐसे दूसरे उसी से रिलेटेड जो काम होते हैं उनको वो करते थे। और ये जो जॉन मिल्टन सीनियर, जो जॉन मिल्टन के फादर थे, ये बहुत बड़े म्यूजिक कंपोजर भी थे जिसका इफेक्ट किस पर देखने को मिलता है? जॉन मिल्टन पर देखने को मिलता है। अब माता की बात करें तो इनकी माँ का नाम था सारा जेफरी जो कि एक वेल्दी मर्चेंट की डॉटर थी और उनके फादर का नाम था जॉन पॉल जेफरी। तो सारा जेफरी, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है हमारे लिए। ओके, अब देखिए जॉन मिल्टन के सिबलिंग्स की बात करूं तो यहाँ पर जो जॉन मिल्टन के सिबलिंग्स थे वो 6 थे, जिनमें से 3 की तो डेथ हो जाती है और उनमें से 3 ही जीवित बचते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि ये जो सिबलिंग्स थे ये इनकी डेथ कैसे होती है। तो जो ये जब इन्फेंसी एज में थे जॉन मिल्टन के सिबलिंग्स, तभी उनकी डेथ हो गई थी, किसी कारणवश हो गई होगी। तो अब यहाँ पर इन्फेंसी एज का क्या मतलब है? तो इन्फेंसी एज उसे कहते हैं जो जन्म के पहले दिन से लेकर 1 साल के बीच का टाइम पीरियड होता है, उसे बोलते हैं इन्फेंसी एज। तो जो जॉन मिल्टन के सिबलिंग्स थे 3 जिनकी डेथ हो गई थी वो इन्फेंसी एज में ही उनकी डेथ हो गई थी। अब बचते हैं 3 जिसमें से एल्डर सिस्टर का नाम था एन और इनके यंगर ब्रदर का नाम था क्रिस्टोफर और जॉन मिल्टन खुद ही थे। ओके, अभी यहाँ पर एक क्वेश्चन और भी बनेगा क्योंकि देखिए जो जॉन मिल्टन उनके बेटी का नाम भी एन था और जॉन मिल्टन की जो सिस्टर है उसका नाम भी एन था और ये जो जॉन मिल्टन की सिस्टर थी इनकी बेटी का नाम भी एन फिलिप था जिनकी डेथ हो जाती है, जिनकी वजह से इन्होंने पहले एलिजी लिखी थी। ओके, अब बात करते हैं हमारे जो अगले पॉइंट्स हैं। तो देखिए अब स्पाउसेस के बारे में बात करते हैं। तो स्पाउसेस का मतलब होता है कि जीवन साथी, जो
मतलब यहाँ पर पत्नी कहेंगे, तो जो जॉन मिल्टन है वो 3 शादियां करते हैं अपनी लाइफ में। इनकी जो शादी के लिए इनके बहुत मतलब इस तरह था, यहाँ पर एक शादी करने में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम होती है, और इन्होंने तो 3 शादियां की थी। और सबसे बड़ी खास बात बताऊं कि ये जब ब्लाइंड हो चुके थे तब इन्होंने 2 शादी की थी। कितनी बड़ी बात रही होगी। पहले तो ये मतलब गरीब फैमिली से ही बिलोंग करते थे, लेकिन बाद में ये बहुत ही वेल्दी फैमिली के हो गए थे, मतलब अच्छी कमाई करते थे जब ये वर्ड्स को लिखते थे। अब देखिए, जो फर्स्ट वाइफ की बात कर रहे थे तो उनका नाम था मैरी पॉवेल, और उनकी मतलब इन दोनों की जो शादी हुई थी वो 1642 को हुई थी। 1642 में मैरी पॉवेल और जॉन मिल्टन की शादी होती है। मैरी पॉवेल कम एज की थी और जॉन मिल्टन उतने समय 34 ईयर के थे जब इन्होंने पहली शादी की थी। और यहाँ पर एक जो बड़ा सा रीजन था जिसकी वजह से मैरी पॉवेल घर छोड़कर चली गई थी जॉन मिल्टन का, और वो अपने पेरेंट्स के साथ रही थी, उसका एक ही रीजन था कि वो ये मतलब लग्जूरियस लाइफ को ज्यादा पसंद करते थे, इनको हर मटेरियलिस्टिक थिंग्स चाहिए थी। लेकिन जो जॉन मिल्टन थे वो ठहरे बहुत ही सिंपल से पर्सन, जिनको अपनी लाइफ में कुछ भी लग्जूरियस थिंग्स नहीं चाहिए थे, जिसकी वजह से मैरी पॉवेल और इनके बीच में मनमुटाव रहता था। ये एक दूसरे को समझने नहीं पाते थे और फिर मैरी पॉवेल घर छोड़कर चली जाती हैं। उसके कुछ दिनों बाद फिर ये ट्रैक लिखना शुरू करते हैं डिवोर्स को लेकर, क्योंकि उतनी समय ये था कि वहां पर इंग्लैंड में डिवोर्स नहीं चलता था, जिससे फिर ये इस बात को मनवाने की कोशिश कर रहे थे कि डिवोर्स होना चाहिए, जिससे कि जो लोग एक साथ नहीं रहना चाहते वो ना रहें और अपनी लाइफ अलग अलग जिए। और फिर बाद में कुछ दिन बाद ये वापस रिटर्न आती हैं और इनको 4 बच्चे होते हैं, जिनमें से जब लास्ट चाइल्ड बर्थ हो रहा था तभी मैरी पॉवेल की डेथ हो जाती है। जो बेबी गर्ल थी वो तो बच जाती है, लेकिन मैरी पॉवेल की डेथ हो जाती है। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं सेकेंड वाइफ की। तो सेकेंड वाइफ का नाम था कैथरीन वुडकॉक, जो कि 1656 में इनकी शादी हुई थी। और सबसे ज्यादा यदि जॉन मिल्टन ने किसी को लव किया था तो वो थी कैथरीन वुडकॉक, जो कि इनकी सेकेंड वाइफ थी। और इनकी जो मैरिज मतलब चली थी शादी, वो सिर्फ 2 साल ही चली थी, क्योंकि 2 साल में ही कैथरीन वुडकॉक की डेथ हो जाती है। ओके, अब यहाँ पर थर्ड जो इनकी वाइफ थी उसका नाम था एलिजाबेथ मिंसल, जो कि 1663 को इन्होंने शादी की थी, जब मतलब ये बहुत ही एज के हो चुके थे। लेकिन एलिजाबेथ मिंसल उतनी समय भी 20 की थी, शायद 24 ईयर की रही होंगी जब इन्होंने जॉन मिल्टन से शादी की थी। अब समझ लो यहाँ पर 1663, जबकि इनका जन्म जब हुआ था 1608 को हुआ था, तो कितना ज्यादा गैप है। शायद ये 44 इयर्स के थे जब इन्होंने शादी की थी अपनी थर्ड वाइफ से। तो एलिजाबेथ मिंसल जो थी ये बहुत ही ज्यादा जॉन मिल्टन को लव करती थी, बहुत ही ज्यादा केयर करती थी। और ये सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये सेक्रेटरी थी जॉन मिल्टन की। इनके जो मैरी पॉवेल से जो इनकी लास्ट चाइल्ड हुई थी, तो उन्होंने मना भी किया था कि आप शादी मत करो, लेकिन फिर भी जॉन मिल्टन मैरिज करते हैं एलिजाबेथ मिंसल के साथ, और जब तक मतलब वो जीवित रहते हैं तब तक ये दोनों एक साथ रहते हैं। और जो एलिजाबेथ मिंसल है ये बहुत ही ज्यादा ख्याल भी रखती थी, क्योंकि उतनी समय ब्लाइंड हो चुके थे। कब ब्लाइंड हुए थे? 1652 को जॉन मिल्टन ब्लाइंड हो चुके थे पूरी तरह से, और उतनी समय जो इनकी एज थी वो 44 इयर्स की थी। और 2 साल बाद ही मतलब फिर कब ये 1663 को ये शादी करते हैं, तो काफी गैप था। जब ये ब्लाइंड हो चुके थे उसके बाद इन्होंने शादी की एलिजाबेथ मिंसल से। तो अब यहाँ पर और भी इम्पोर्टेंट की फैक्ट्स हैं, पहले इनके जो बचपन से रिलेटेड पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो देखिए, जो जॉन मिल्टन थे वो बहुत ही अच्छे स्टूडेंट थे, क्योंकि इनकी जो स्कूलिंग हुई थी वो बाद में हुई थी, पहले इनको प्राइवेट ट्यूशन दिलाया गया था। और ये अपने बचपन से जब बहुत ही कम उम्र के थे तभी इन्होंने पोएट्री लिखना शुरू कर दिया था। अब यहाँ पर ये बात नहीं समझ में आती कि ये लोग इतने टैलेंटेड कैसे होते हैं, कि बताओ कम एज में जब ये बचपन के
के एज में थे तभी इन्होंने पोएट्री लिखना शुरू कर दिया था। और हमारे यहाँ देखो 12th तक तो कुछ पता ही नहीं होता है कि हमको आगे क्या करना है, उसके बाद फिर समझ में आता है कि ये करना है। ऐसी ऐसी जनरेशन, और उस समय मतलब कि ये इतना ज्यादा मतलब अपने आप को समझते थे कि उनको किस चीज में इंटरेस्ट है, तो कुछ ना कुछ तो खास बात रही ही होगी। ही रिसीव्ड प्राइवेट ट्यूटर, तो इन्होंने एक प्राइवेट ट्यूशन लिया था। जब ये मतलब अपनी स्कूलिंग शुरू करने के पहले इन्होंने ट्यूशन लगवाया था अपने घर में ही, जो कि एक नाम था उनका, जो इनके प्राइवेट ट्यूटर थे उनका नाम था थॉमस यंग। ये इनके पहले प्राइवेट ट्यूटर रहे हैं, जो कि एक स्कॉटिश थे, और इन्होंने अपनी एमए डिग्री कंप्लीट की थी यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट एंड्रयूज से। और इनका बहुत ही ज्यादा, जो थॉमस यंग है, इनका बहुत ज्यादा इफेक्ट रहता है जॉन मिल्टन की लाइफ में। इन्हीं की वजह से इन्होंने जो आगे चल के ट्रैक्ट्स लिखे हैं, सरकार के प्रति जो मतलब अपोजिट जाकर उनके खिलाफ जो इनके वर्क हैं, वो सिर्फ और सिर्फ थॉमस यंग की ही देन थी। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो जब ये 12 साल के थे तो इन्होंने एक स्कूल में एडमिशन लिया था जिसका नाम था सेंट पॉल स्कूल, और ये 1620 को उस स्कूल में एडमिशन लेते हैं। और इन्होंने वहां पर बहुत सारी लैंग्वेजेस सीखी, मतलब ये अपनी लाइफ में बहुत सारी लैंग्वेज जानते थे, जैसे ग्रीक, लैटिन, फ्रेंच, डच, हेब्रू, इसी तरह से और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट लैंग्वेजेस थी जो कि आती थी जॉन मिल्टन को। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि जब सेंट जॉन पॉल स्कूल में मिल्टन पढ़ रहे थे तभी इनकी एक फ्रेंडशिप हुई थी जिनका नाम था चार्ल्स डिओडेटी। तो चार्ल्स डिओडेटी इनके पहले चाइल्डहुड फ्रेंड थे जिनकी बहुत अच्छी जमती थी। ये दोनों एक साथ ही पढ़ते थे और इन्हीं के लिए इन्होंने एलजी प्राइमा और एलजी सेक्स्टा नाम के वर्क्स को भी लिखा है। जॉन मिल्टन कंपोज्ड हिज फर्स्ट हेम इन 1623, और इन्होंने फर्स्ट हेम को कंपोज किया था कब? 1623 को, जब ये मतलब 1623 में इन्होंने एक पहला भजन या पहला गीत लिखा था। इसके बाद बात करूं तो 12 फरवरी 1625 को मिल्टन क्राइस्ट कॉलेज, जो कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, वहां पर ये एडमिशन लेते हैं। अब इनकी स्कूलिंग खत्म हो चुकी है और ये एडमिशन लेते हैं कॉलेज में, और इनकी जो एजुकेशन होती है आगे की वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से होती है। और वहां पर इन्हें एक नाम दिया जाता है, एक टाइटल दिया जाता है जो कि होता है लेडी ऑफ क्राइस्ट कॉलेज। इनको अब ये क्यों कहा जाता है लेडी ऑफ क्राइस्ट कॉलेज? तो मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगी कि ये बहुत ही हैंडसम से थे और मतलब इनका बहुत गोरा सा रंग था और बाल जो थे बहुत लंबे लंबे से थे। पीछे से देखने में ऐसा लगता था कि जैसे कोई लड़की आ रही है, तो इसीलिए इन्हें लेडी ऑफ क्राइस्ट कॉलेज कहा जाता था, क्योंकि क्राइस्ट कॉलेज में ऐसा कोई भी पर्सन नहीं था जो कि मतलब जॉन मिल्टन की तरह दिखता हो, वो बिल्कुल फेयर हो और लंबे बाल रख रहा हो। मतलब पीछे से तो आप यही समझोगे कि कोई लड़की जा रही है, इस तरह से जॉन मिल्टन दिखते थे। आप इमेज में भी देख पाएंगे, यहाँ पर मैं बैक करती हूँ, देखिए ये किस तरह से दिखते थे, कितने बड़े बड़े से घुंघराले से बाल थे इनके, और मतलब हैंडसम तो थे ही। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो इन 1626 ही वाज एक्सपेल्ड फ्रॉम द कॉलेज फॉर अ ब्रीफ पीरियड आफ्टर एन आर्गुमेंट विथ हिज ट्यूटर। तो यहाँ पर इनको कॉलेज से निकाल दिया जाता है 1626 में, क्योंकि बिशप विलियम चैपल नाम के इनके एक मतलब टीचर थे जिनसे इनकी बहस हो जाती है, झगड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से जो क्राइस्ट कॉलेज जो कैम्ब्रिज से है उन्हें जॉन मिल्टन को निकाल दिया जाता है। और फिर कुछ समय बाद ये फिर कैम्ब्रिज में दोबारा से असाइन करते हैं एक नए ट्यूटर जिनका नाम था नेथेनियल टॉवे, और फिर ये अपनी जो एजुकेशन थी उसे पूरी कंप्लीट करते हैं। अब आगे बात करूं तो जो जॉन मिल्टन थे उन्होंने अपनी जो बीए बैचलर ऑफ आर्ट्स की थी उन्होंने 1629 को कंप्लीट की थी, और उसके बाद मास्टर्स 1632 को कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से ही कंप्लीट करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट की फैक्ट्स हैं। ये पूछा जा सकता है कि कब जॉन मिल्टन ने अपनी जो एजुकेशन थी बीए उन्होंने कब किया था?
तो 1629 को। और यदि ये पूछा जाए कि उन्होंने अपनी मास्टर कब कंप्लीट की तो वो 1632 में। और ये भी पूछा जा सकता है कि वो किस कॉलेज, किस यूनिवर्सिटी से अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करते हैं, तो वो है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। ओके, आई होप कि इतना समझ में आ गया होगा। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट की फैक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। इससे पहले हम इनकी डेथ के बारे में बात कर लेते हैं। तो 8 नवंबर 1674 को जब ये 65 इयर्स के थे तब इनकी डेथ हो गई थी, और इनको मतलब बनहिल लंदन इंग्लैंड में इनकी डेथ हुई थी। ओके, अब इम्पोर्टेंट वर्क्स के बारे में बात करूं तो द ऑड ऑन द मॉर्निंग क्राइस्ट नेटिविटी जो कि 1629 को लिखी गई थी। ऑन शेक्सपियर जो कि विलियम शेक्सपियर के ऊपर लिखी गई है। ये एक तरह का एपिटाफ है। क्या है? एपिटाफ है जो कि 1630 को लिखी गई है। अब दूसरा और जो इम्पोर्टेंट वर्क है द पैशन 1630 को, और यहाँ पर ये दोनों बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। एल एलेग्रो जो कि 1631 को आया, और एल पेंसेरेसो ये भी 1631 को ही आया था। यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो दोनों वर्क है वो एक साथ आते हैं। इसका मतलब होता है हैप्पी पर्सन, और इसका मतलब होता है कि जो मतलब अच्छा नहीं है, मेलंकोलिक है, ऐसा पर्सन। अब जब हम इनको डिटेल में डिस्कस कर रहे होंगे तब अच्छे से डिस्कस करेंगे। अभी मैं पॉइंट थोड़ी थोड़ी बता रही हूँ जिससे कि आपको रिकॉल रहे जब हम इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब लिसिडस की बात करूं तो 1637 को इनके एक फ्रेंड थे जिनका नाम था, क्या नाम था? एडवर्ड किंग। क्या नाम था? एडवर्ड किंग। तो 1637 को ये जाते हैं घूमने के लिए। कहाँ जाते हैं? आयरलैंड जाते हैं, और वहीं पर शिपरेक होने की वजह से इनकी डेथ हो जाती है। ये डूबकर मर जाते हैं समुद्र में, जिसकी वजह से इन्होंने, जो जॉन मिल्टन है, वो एक एलिजी लिखते हैं, पेस्टोरल एलिजी, जिसका नाम है लिसिडस, क्योंकि ये बहुत अच्छे दोनों दोस्त थे। कौन? एडवर्ड जो लिसिडस थी वो मतलब कि एडवर्ड किंग और जॉन मिल्टन बहुत ही अच्छे फ्रेंड थे, और उतने समय जब इनकी डेथ हुई थी तो बहुत ही ज्यादा दुख हुआ था जॉन मिल्टन को, जिसकी वजह से फिर ये लिसिडस नाम की एलिजी को लिखते हैं। अब लास्ट में बात करूं तो ऑन द लेट मसाक्रे इन पिडमोंट 1655 को आई थी। इसके बाद बात करूं तो यहाँ पर देखिए द फर्स्ट एडिशन ऑफ पैराडाइज लॉस्ट, तो ये लिखना इसको जो स्टार्ट किया गया था वो 1558 को लिखना शुरू किए थे, और इसे लिखा गया था, मतलब 15 नहीं, सॉरी, यहाँ पर 1658 है, और इसको लिखा गया था 1665 तक। मतलब इतने साल इसे लिखा गया, उसके बाद फिर ये कंप्लीट हुई थी 1667 में और आई थी, और इसमें 10 बुक्स में इसे कंप्लीट किया गया था। जो फर्स्ट एडिशन था पैराडाइज लॉस्ट का वो 10 बुक्स में लिखा गया था। अब यदि मैं सेकेंड एडिशन की बात करूं पैराडाइज लॉस्ट की, तो वो 1674 को आता है, जिसमें कि 12 बुक्स लिखी गई थी। ओके, अब इसी बीच में यहाँ पर 2 वर्क्स और इम्पोर्टेंट है। पैराडाइज रिगेन जो कि 1671 को आया था, और सैमसन एगनिस्टिस जो कि 1671 को ये भी आया था। अब यहाँ पर पोएम्स एंड अपॉन सेवरल ओकेजन्स ये 1673 को आया। अब यहाँ पर जैसे कि हमने सेकेंड एडिशन पैराडाइज लॉस्ट की बात कर ही लिए हैं कि ये 1674 को आया था, और जो डेथ हुई थी जॉन मिल्टन की वो भी 1674 को ही हुई थी। तो इतना क्लियर हो गया होगा। आई होप कि वीडियो अच्छी लगी हो। दोस्तों प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।